सभी विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं कानून का अध्ययन करने वालों के समक्ष ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि भूलना भूल जाओगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राज्य शासन व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा या भारत संघ के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के भाग संख्या 6 अनुच्छेद संख्या 152 से 237 तक राज्य शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद संख्या 152 से 237 के तहत कार्य करती है। प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका के 4 मुख्य अंग होते हैं। 1 राज्यपाल, नंबर 2 मुख्यमंत्री, 3 मंत्रिपरिषद और नंबर 4 महाधिवक्ता। इनमें राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक भूमिका में राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है एवं दूसरी भूमिका में राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। जिससे ऊपर बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 152 से 237 भाग संख्या 6 में राज्य कार्यपालिका की व्यवस्था है। अतः 152 में राज्य कार्यपालिका की व्यवस्था होने के बाद में सीधे ही अगले अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद संख्या 153 में ये प्रावधान किया हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किस में, अब ये सवाल से आप समझेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था कहाँ पर की हुई है? तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के भाग संख्या 6 के अनुच्छेद संख्या 153 में की हुई है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 1 नवंबर 1956 धारा 6, इसको आप पुनः सुनिए। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 153 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसलिए संशोधन करना पड़ा कि भाई कोई एक राज्यपाल है और उनको किसी के ने 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करना है यानी अतिरिक्त चार्ज देना है। तो फिर ऐसी व्यवस्था संविधान में नहीं होने के कारण से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 में व्यवस्था की गई और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न के रूप में जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होगा। राज्य प्रशासन के सभी कार्य उसी के नाम से संपादित किए जाते हैं। सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी यानी कि राज्य में जितने भी अधिकारी हैं वे सब संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए उनको संवैधानिक अधिकारी कहा जाता है। परंतु इनकी ग्रेड अलग होती है, एक से एक ऊपर से ऊपर होते हैं। राज्यपाल सबसे उच्च संवैधानिक अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन के सभी कार्य उसी के नाम से संपादित किए जाते हैं। अनुच्छेद संख्या 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। आपको ये अब ध्यान में रखना है कि 153 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल
होने की व्यवस्था तो हो गई है। तो उसके बाद में अगला अनुच्छेद आएगा 154। तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें यही होना चाहिए कि राज्यपाल क्या कार्य करेंगे। तो 154 के दो भाग हैं। 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने द्वारा अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 154(2)। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कार्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। यहाँ पर यह प्रावधान है कि किसी अन्य विधि द्वारा या विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को यदि राज्य में कुछ विशेष प्रकार के अधिकार देकर के कोई विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए आदेश दिया गया है तो वह कार्य वही व्यक्ति करेगा। राज्यपाल को वे कार्य अंतरित नहीं होंगे यानी हस्तांतरित नहीं होंगे और नहीं राज्यपाल की उनकी जिम्मेदारी होंगी। वो एक अलग से और अतिरिक्त पदाधिकारी होगा जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कार्य प्रदान करने से संसद या राज्य विधानमंडल को निवारित नहीं होगी। राज्यपाल स्वयं सारा कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ये अधिकार है कि वो अपने अधीनस्थ सहयोगियों को नियुक्त करे जो विधि के अनुसार है और उनसे कार्य करवाए। तो उन पर संसद और विधानमंडल निवारित नहीं है, यानी कि संसद और विधानमंडल का कोई दखल नहीं है। अब आगे राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पर हमने अनुच्छेद 153 में ये देखा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और 154 में हमने राज्यपाल के कार्यों के बारे में पढ़ा कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। और अनुच्छेद 154(2) में हमने ये पढ़ा कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कार्य राज्यपाल को अंतरित होने वाले नहीं समझे जाएंगे। ये 154 के इसका मतलब यही होता है कि विधि जो है वर्तमान में विद्यमान है उसमें कोई किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अधिकार प्रदान किया गया है तो वो राज्यपाल को अंतरित नहीं होंगे। उन कार्यों को उसी व्यक्ति को करना होगा जिसको कि विधि द्वारा नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कार्य प्रदान करने से संसद या राज्य मंडल को निवारित नहीं करेगी। यानी कि राज्यपाल के अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी है जिनको विधि अनुसार कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं तो अपने कार्य विधि अनुसार करेंगे। तो संसद और राज्य विधानमंडल उसके लिए किसी तरह की कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करेंगे, नहीं उनका कोई दखल नहीं होगा और वो जो अधिकारी है जिसको नियुक्त किया गया वो स्वयं ही जिम्मेवार होगा। अब हमारे सामने ये प्रश्न पैदा होता है अगला लगातार कि 154 तक तो हमने पढ़ लिया और उसके बाद में अनुच्छेद कौन सा आएगा तो हम कहेंगे 155। तो उसमें क्या आना चाहिए, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि ये तो आ गया कि एक राज्यपाल होगा, ये भी आ गया कि वो पदाधिकारी नियुक्त करके अपना कार्य करवाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये तो बात आई ना कि भाई राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा। इसलिए अनुच्छेद 156(1) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156(1) उसमें प्रावधान किया हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करती है
क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। राज्यपाल को नियुक्त करने वाले कौन हैं? राष्ट्रपति। और राज्यपाल कब तक अपना पद धारण करेगा? जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद उन्हें मिलता रहेगा, अर्थात जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य करने से खुश हैं या राष्ट्रपति समझते हैं कि यहाँ देश हित में राज्यपाल के द्वारा यह कार्य उचित कानून के अनुरूप ही किया जाता है, तब तक ही रहेंगे। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर करती है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल बनता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा और राज्यपाल को राष्ट्रपति किसी समय हटा सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया हुआ है? तो हम कहेंगे ये प्रावधान भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 156(1) में किया गया है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में ये नहीं बताया हुआ है कि किन आधारों पर राज्यपाल को हटाया जाएगा। साधारणतया ये निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने भी सन 2010 में वीपी सिंघम बनाम भारत संघवाद में किया था कि उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को दुर्भावनापूर्ण और मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। साधारणतः राज्यपाल अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, लेकिन इस अवधि से पहले भी वो धारा 156(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, परंतु ये जरूर नहीं है कि 5 वर्ष तक राज्यपाल लगातार बने ही रहें। राज्यपाल को भी ये स्वतंत्रता है धारा 156(2) के तहत कि वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना पद त्यागने का त्याग पत्र लिख करके हस्ताक्षर करके भेज सकता है। धारा 156(3) में ये प्रावधान किया हुआ है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन पदावधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। साधारणतया हम देखते हैं कि राजकीय कर्मचारियों की भी एक अवधि होती है और जिस अवधि को उनके सेवानिवृत्ति की तारीख होती है उसके बाद में वो उस पद को धारण नहीं कर सकते। परंतु यहाँ राज्यपाल पर ये विशेष नियम है कि राज्यपाल के अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते रहने का प्रावधान तो है, परंतु 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी नए राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक वो पूर्व वाले राज्यपाल ही राज्यपाल के पद पर पदासीन रहेंगे। राष्ट्रपति किसी राज्यपाल का स्थानांतरण दूसरे राज्य में कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि प्रारंभिक नियुक्ति से गिनी जाती है। इसी प्रकार एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। कोई एक राज्यपाल है जिनको किसी एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया और उसके बाद में कुछ समय पश्चात उन्हें किसी अन्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और उसके बाद में और भी कई राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो इसमें ये प्रावधान नहीं है कि एक राज्य में 5 साल रहेंगे, अगले में 5 साल, फिर अगले में 5 साल, ऐसा नहीं है। प्रथम राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया है, उसी अवधि को अगले राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति का जोड़ते हुए 5 साल की अवधि मानी जाएगी। परंतु राज्य सरकार के में ये सर्वोच्च पद के पदाधिकारी हैं राज्यपाल, जिनको राष्ट्रपति
5 साल का कार्य पूरा होने के बाद दोबारा भी किसी राज्य में, जैसे जिस राज्य के राज्यपाल थे पहले उसी में या किसी अन्य में भी नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 5 साल राज्यपाल रहने के बाद में वे दोबारा राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट जारी किया जाता है एवं वारंट राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। अब हमारे मन में ये विचार आया कि हाँ, राज्यपाल तो नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, परंतु उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो उसकी प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति वारंट जारी करके करता है और ये वारंट राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। राज्य का प्रमुख सचिव पढ़ के सुनाता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किसको माननीय राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि ये बहुत बड़ा पद है और इस पद में काम भी बहुत जिम्मेदारी के हैं, तो कुछ योग्यता होनी चाहिए कि किसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 157 में ये व्यवस्था की है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये योग्यता राज्यपाल की होनी बिल्कुल ज़रूरी है। और आगे अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। इसमें बिंदु संख्या 1 है, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वह किसी सदन या का सदस्य होगा तो पद ग्रहण की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो किसी सदन का सदस्य, चाहे तो भले लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि वह किसी सदन का सदस्य है और उन्हें यदि राज्यपाल नियुक्त करने के आदेश पारित किया जाता है तो राज्यपाल के आदेश जारी होने के बाद में राज्यपाल के पद पर पद ग्रहण करने की तारीख से पूर्व का पद रिक्त मान लिया जाएगा। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। 2 में 3 में यह है कि बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग के हकदार हैं और ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे का हकदार होगा। अनुच्छेद 158(2) में यह आया कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये डाउट पैदा हो जाता है कि फिर उनको सरकारी आवास मिलते हैं, उनके बारे में क्या है? तो राज्यपाल राज्य के कार्य संपादित करते हैं और उनको संपादित करने के लिए परिवार संचालन के लिए वेतन भी मिलता है, भत्ते भी मिलते हैं, आवास भी मिलते हैं। ये सुविधा जो उनके लिए आवश्यक है उनको लाभ का पद नहीं माना जा सकता है, उनसे कोई लाभ नहीं माना जाता है। ये तो कार्य करने की सुविधाएं हैं। इसलिए 3 में ये प्रावधान है 158(3) में कि बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का अधिकार होगा और ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित का हकदार होगा। कि मान लो एक राज्यपाल है और उन्हें किसी दूसरे राज्य का भी कार्यभार दिया हुआ है, तो उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में किस तरह से होगा? तो वे आनुपातिक रूप से राज्य के बीच में बांट दिए जाएंगे। राष्ट्रपति जो आदेश देगा उसका ही पालन किया जाएगा। चौथा बिंदु है, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। एक कार्यकाल है और उसमें किसी राज्यपाल को कोई भत्ते उपलब्ध हो रहे हैं, वेतन वगैरह मिल रहा है या उपलब्धियां या कोई सुविधाएं मिल रही है, तो उनको कम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद संख्या 158 के बाद 159 आएगा। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हाँ, राज्यपाल का पद ग्रहण तो है, पर कहीं भी पद ग्रहण होता है तो जैसे मुख्यमंत्री का होता है पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, मंत्रियों में भी होता है, तो क्या राज्यपाल में भी होता है? हाँ, बिल्कुल संविधान में ये
पूरी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 159 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश किसी कारण से उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। शपथ इस तरह की होगी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि श्रद्धापूर्वक राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपने पूरी योग्यता से संविधान व विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं उस राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहूँगा। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 महीने होकर के अनुच्छेद 159 में है और अभी हमने 159 ही पढ़ा है। अब समझेंगे राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों के बारे में। राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य प्रतिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। संसद एक कानून बनाएगी, उसके अनुसार ही राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य प्रतिलब्धियाँ उनको मिलेगी। राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, अर्थात राज्य की जो संचित निधि है उसमें से वेतन और भत्ते आहरित किए जाएंगे, जिन पर राज्य विधानमंडल को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों के संबंध में कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति महीना है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। नियुक्तियाँ हो गई तो शक्तियाँ एवं कार्य आना चाहिए कायदे से। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य 4 प्रकार के हैं। एक तो कार्यपालिका की शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ, तीसरी वित्तीय शक्तियाँ और चौथी न्यायिक शक्तियाँ। अब हम कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। कितना बड़ा कार्य है। इसमें यह सवाल बनता है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में ये बताया जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमारा उत्तर होगा राज्यपाल। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा उत्तर होगा मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राज्यपाल चाहें तब तक वे मंत्री पद को धारण करेंगे, और जब राज्यपाल नहीं चाहें, राज्यपाल की नज़र में उनका कार्य यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो राज्यपाल किसी भी समय किसी भी मंत्री को अपने मंत्री पद से हटा सकते हैं। इसी का मतलब होता है प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद संख्या 166(1) के अनुसार राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से होती है। जितनी भी कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ होती है सब राज्यपाल के नाम से ही होती है। अनुच्छेद संख्या 166(3) में ये प्रावधान है
कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्रवाइयों में सरलता लाने के लिए मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार जो अपना कार्रवाई या अपना कार्य करती है तो एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता है। तो ये मंत्रियों को कार्य आवंटन के नियम कौन बनाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं कि मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन किस अनुसार होगा, कौन कौन से कार्य किस किस मंत्री को करने हैं। इस तरह का ये नियम बनाने के लिए राज्यपाल ही अधिकृत है। अनुच्छेद संख्या 167 ख के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। अनुच्छेद संख्या 167 ग किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। ये बड़ी शक्तियां हैं कि राज्यपाल के प्रशासन और विधायी विषयों से संबंधी राज्य का प्रशासन है और विधायी विषय कोई भी है, कानून संबंधी विषय, उनके संबंध में मुख्यमंत्री से सारी जानकारी राज्यपाल मांग सकता है और राज्यपाल को देनी होती है। यदि ऐसा कोई कार्य किसी मंत्री द्वारा किया जाता है, कोई निर्णय किया जाता है और राज्यपाल को ये लगता है कि इस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाना चाहिए, तो ये पावर राज्यपाल को है। अनुच्छेद संख्या 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। बहुत बड़ा पावर है। ये अनुच्छेद संख्या 356 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सवाल बन जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो हम कहेंगे भारतीय संविधान के अध्याय 6 के अनुच्छेद संख्या 356 के तहत। और राज्यपाल ने यदि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की है और राष्ट्रपति ने अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है, उस समय में विधि द्वारा स्थापित सरकार कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। फिर उस समय में राज्य का शासन कौन चलाएगा? तो ये इसका उत्तर होता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन राज्यपाल चलाता है। राज्यपाल को कुछ विशेष और अधिकार भी हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उस राज्यपाल से परामर्श करता है। जब कभी भी राज्य के अंदर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तो उनके बारे में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, पदोन्नति व स्थानांतरण उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। जिला मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण कौन करता है? हम कहेंगे राज्यपाल। और किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा और कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल इनकी नियुक्ति तो करते हैं परंतु इन्हें हटा नहीं सकते।
कोई अध्यक्ष या सदस्य केवल सदाचार के आधार पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद संख्या 317(2) के तहत अध्यक्ष व सदस्यों को उच्च न्यायालय की जांच के दौरान राज्यपाल पद से निलंबित कर सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अनुच्छेद संख्या 165(1). यहाँ ये सवाल बनता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। इसका प्रावधान कहाँ पर है? भारतीय संविधान के अध्याय संख्या 6 के अनुच्छेद संख्या 165(1) में। राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद संख्या 243(1). राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों को छोड़कर सबका कुलपति होता है। वह राज्य के सभी कुलपतियों यानी कि उपकुलपतियों की, वाइस चांसलरों की नियुक्ति करता है राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। राज्यपाल वित्त आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष की, लोकायुक्त की, उपलोक आयुक्तों की, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। यह है कार्यपालिका। अर्थात कार्य का पालन करने के लिए जिन जिन अधिकारियों को, पदाधिकारियों को नियुक्त करना है, उनको नियुक्त करने की जो शक्तियां हैं वही कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अब आएगा विधायी शक्तियां। अनुच्छेद संख्या 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद संख्या 171(3) के तहत जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद संख्या 171(5) के तहत मनोनीत सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो। जहाँ पर राज्य विधान परिषद है वहाँ पर जितने सदस्य हैं उस विधान परिषद के, उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद संख्या 174(2) राज्यपाल समय समय पर 1 नंबर में सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। कोई सदन चल रहा है तो उसका अवसान यानी समाप्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल को विधानसभा का विघटन कर सकेगा। विधानसभा चल रही है उसको भंग करने का पावर भी राज्यपाल को है। ये विधायी संबंधी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 175(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी सदन में इस सदन में या एक साथ समवेत दोनों ही सदनों में अभिभाषण कर सकता है। राज्यपाल सदनों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुभव के आधार पर, कानून के आधार पर कार्य करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 175(2) विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक या किसी अन्य विषय पर संदेश भेज सकता है। विधानमंडल में कोई विधेयक लंबित है या कोई ऐसा और विषय है उसमें राज्यपाल अपना संदेश भेज सकते हैं कि उस विधेयक के बारे में निर्णय किया जाए या अपने समक्ष प्रस्तुत करने तो मंगाया जाए। अनुच्छेद 176(1) के तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में
एक साथ समेत दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण करेगा। यानी कि किसी राज्य में कोई सरकार गठित होती है तो राज्यपाल विधानसभा के प्रथम साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, पहला सत्र शुरू होता है, उसमें प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भी विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में एक साथ दोनों में विशेष अभिभाषण करेगा। अपना अभिभाषण, अपना मंतव्य प्रकट करेंगे, उन्हें कार्य करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। 26 जनवरी 2020 से पहले अनुच्छेद 333 के तहत यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता था, परंतु अब ये हट गया है, इसलिए इसकी चर्चा का कोई ज़्यादा उपयोग भी नहीं रहा है। जब विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा हो तो वे विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद संख्या 180 के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213(1) के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यदि मंत्रिपरिषद सलाह दे करके राज्यपाल को कोई विषय भेजे तो राज्यपाल उस विषय के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213(2) में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल है और वही प्रभाव है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका जो प्रभाव होता है वही प्रभाव राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का भी होता है। अनुच्छेद 213(2) के राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने पर वह समाप्त हो जाता है। यदि विधानमंडल अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही पारित कर देता है तो अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठकें अलग अलग तिथियों को बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना बाद वाली तिथि से मानी जाएगी। अनुच्छेद 213(2) ख राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को राज्यपाल किसी भी समय वापस ले सकता है। अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्वैधता से संबंधित मामलों का निर्णय करता है तथा इस संबंध में राज्यपाल का वह निश्चय अंतिम होता है। इसमें यही है कि भारत निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है राज्यपाल एवं कोई विधान मंडल का सदस्य अयोग्य है या वो शर्तें पूरी नहीं करता है, इसका निश्चय करने का अधिकार राज्यपाल को है और इसकी कोई अपील नहीं होती है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यदि राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया है तो वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राज्यपाल के द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाएंगे और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अब है वित्तीय शक्तियाँ। अभी तक हमने पढ़ा कार्यपालिका की शक्तियाँ और अब आएगी वित्तीय शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ भी हम पढ़ चुके हैं। वित्तीय शक्तियाँ अनुच्छेद संख्या 202(1) के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
राज्यपाल की सिफारिश से धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है, जिसको बजट कहते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की मांग की जाती है। राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। किसी आकस्मिक व्यय के लिए वह इस निधि से अग्रिम धनराशि सरकार को दे सकता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रण और महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका विलंब करने, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। बहुत ही बड़ी शक्तियाँ हैं राज्यपाल को, न्यायिक शक्तियाँ। किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया गया है या दंडित कर दिया गया है, तो राज्यपाल को ये शक्तियाँ हैं कि उस दंड को विराम कर दे या परिहार कर दे, ख़त्म कर दे, अथवा दंडादेश को निलंबित कर दे या छोटा दंड दे दे। ये सारे पावर राज्यपाल को है। राज्यपाल को राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार समाधान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल को मृत्युदंड का क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को तथा सेना न्यायालय द्वारा किसी दिए हुए दंडादेश को क्षमा करने का आदेश या अधिकारी राज्यपाल के पास में नहीं है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को कुछ सुविवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के भी करते हैं। नोट: राज्यपाल द्वारा विवेक की शक्तियों के तहत किया गया निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उसे ये कार्य विवेक अनुसार करना चाहिए था या नहीं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना। राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया है और राष्ट्रपति राज्यपाल के समक्ष आया है। राज्यपाल उसको पूरा पढ़ करके यदि उचित लगे तो अपनी टिप्पणियों के साथ में राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है। राज्य के प्रशासन संबंधी और विधानसभा विषय संबंधी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से राज्यपाल ले सकता है और मुख्यमंत्री देने के लिए बाध्य है। अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियाँ। स्पष्ट बहुमत नहीं होने की स्थिति में अथवा गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल को नेता न चुनाने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री चुना नहीं जाता है, तो राज्यपाल अपने विवेक के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जो बाद में अपना बहुमत सिद्ध करता है। राज्यपाल को ये प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार ने बहुमत खो दिया है, तो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। ये भी कह सकता है कि आप बहुमत सिद्ध करें। यदि विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद भी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देती है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। वे मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पर मुकदमा दायर करने का आदेश दे सकता है। विशेष परिस्थिति में सुविवेक से विधानसभा के सत्र बुला सकता है। राज्यपाल को बहुत ज़्यादा पावर है। राज्यपाल का वीटो शक्ति, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जब साधारण विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया है। साधारण विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं।
विधेयक को अनुमति प्रदान कर दें, विधेयक पर अनुमति रोकें, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने की कौन सी परिस्थितियाँ होती है? एक तो यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध में हो, देश के विरुद्ध में हो और राष्ट्र महत्व का नहीं हो, और वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानसभा मंडल द्वारा पारित धन विधेयक और उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो। राज्यपाल उस न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु अवश्य आरक्षित रखता है। अन्य विधेयकों को राज्यपाल अपने विवेक अनुसार आरक्षित रख सकता है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा।